हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे 25 एमसीक्यूज़ के बारे में। ये एज अ टेस्ट रहेगा आपके लिए, एज अ टेस्ट जेकेपी कंस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इंडियन जीके पे बेस्ड 25 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आप 25 में से कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, और वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट उठाते रहें। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। शुरू करते हैं। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड। आपसे पूछा गया है मुस्लिम लीग कब बनी थी, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 4, मैं सिर्फ आंसर ही डिस्कस करूंगा। चलिए बताएं, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, मुस्लिम लीग कब बनी थी, आपने आंसर बताना है। चलिए, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1906। देखिए, मुस्लिम लीग जो है ये 1906 में हमारे पास बनी थी, 30 दिसंबर 1906 में। याद रखना कहाँ पे बनी थी, ढाका में बनी थी। ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश में। कहाँ पे है, बांग्लादेश में। प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश की करेंसी का नाम क्या है, टाका। ओके, कैपिटल का नाम ढाका और यहाँ की करेंसी का नाम टाका, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बांग्लादेश में ही हमारे पास मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, 1906 में बनी थी। तो आपने याद रखना है। अब यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जैसे कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, ठीक है ना, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से ना आपको डेट पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सब ने आंसर सही दिया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है कि हमारे पास ये यंगेस्ट भी हैं और फास्टेस्ट पैरा स्विमर बनी है टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लें। तो आप सबने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है GRI। ओके, GRI जो है ये यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर हैं, जिन्होंने क्या किया है, स्विम अक्रॉस किया है इंग्लिश चैनल को। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा ना, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 की, किसकी, पेरिस ओलंपिक्स की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात करें, 2024 की बात करें, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस ने मेडल यहाँ पे जीता है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। मानू बाकर की बात करें तो मानू बाकर ने यहाँ पे मेडल जीता है ब्रॉन्ज में। किस में, ब्रॉन्ज में। याद रखना किसको मेडल मिला, याद रखना मानू बाकर को। और ये वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इनको मिला है, 10 मीटर, याद रखना, एयर पिस्टल इवेंट में। इंपॉर्टेंट। दूसरा आप याद रखना यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे ब्रोंज मिला है, और किसको, याद रखना, स्वप्निल, याद रखना इनका नाम है स्वप्निल। ओके, कुसाले, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो हमारे पास स्वप्निल कुसाले हैं, इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। याद रखना, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और मिला किस लिए, मेंस, याद रखना, मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। ठीक है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में। उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना है इंडियन हॉकी टीम को, इंडियन हॉकी टीम को भी मिला है, इंडियन हॉकी टीम को। अब इंडियन हॉकी टीम की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपने याद रखना है ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, और ब्रॉन्ज तो मिला है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मेंस हॉकी टीम को मिला है। याद रखना, ब्रॉन्ज मेंस हॉकी टीम को भी मिला है, इंडियन टीम की। और स्वप्निल कुसाले को भी हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और मानू बाकर को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखना, नीरज चोपड़ा को भी मिला है और इनको सिल्वर मेडल मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर मेडल किसको मिला है, नीरज चोपड़ा को मिला है, मेंस जेवलिन थ्रो में। ठीक है, और फिर हमारे पास अमन सहरावत, अमन सहरावत को भी मिला है, अमन सहरावत, याद रखना, इनको कौन सा मेडल मिला है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इनको कौन सा मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और मेंस 57 kg, याद रखना, फ्री स्टाइल इवेंट में इनको मिला है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और सरबजोत सिंह को भी हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में। तो ये आप याद रख सकते हैं, कोई एक ना एक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, दूसरे का आंसर था GRI। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है यहाँ पे,
व्हाट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉमनली नाउन एज, ये कॉमनली किस नाम से जाने जाते हैं? फादर ऑफ नेशन के नाम से, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से, लीडर ऑफ मासिस के नाम से, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने इसका आंसर बताना है, जल्दी से बता दें। तो आप सबने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, अच्छा यहाँ पे और भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, तो अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबिदीन को कहते हैं। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? जैनुल आबिदीन को कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि हमारे पास फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी जी को। अच्छा, फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिका सिंह को, याद रखना। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। देखें, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये हमारे पास याद रखना है दादा भाई नेहरू जी को कहते हैं, ठीक है। और फिर आपको पूछ सकता है एग्जामिनर आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो इंदिरा गांधी को कहते हैं। इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। लोकनायक और लोकमान्या पूछा जाता है, लोकनायक, ओके, और एक पूछा जाता है लोकमान्या। देखें, अगर हम बात करते हैं लोकनायक की, तो लोकनायक कहते हैं हमारे पास, नोट कर ले आप, लोकनायक कहते हैं जय प्रकाश नारायण को, और लोकमान्या कहते हैं हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। और ये आपने याद रखना है। और मैन ऑफ पीस किसे कहते हैं? मैन ऑफ पीस कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री जी को मैन ऑफ पीस कहते हैं। और याद रखना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? सरोजिनी नायडू को हमारे पास, याद रखना, यहाँ पे मैंने कहा आपको कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ओके। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से, तो पंजाब केसरी के नाम से हमारे पास कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय, ओके, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे शेर कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो शेर कश्मीर के नाम से अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। शेर कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जो भी नाम मैंने आपको बताए तो आपको ये काम आएंगे, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वाज द फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया? बंगाल गेजेट, समाचार दर्पण, मुंबई समाचार, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है समाचार दर्पण। याद रखना, समाचार दर्पण जो है ये फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर था इंडिया का, ओके। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप सबने सही आंसर दिया होगा, ओके। समाचार दर्पण जो है ये फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर है इंडिया का, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। What was the title of the first book written by Mahatma Gandhi in 1909 that discusses the concept of Indian home rule? ऑप्शन आपके सामने, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, एन ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि टाइटल क्या है फर्स्ट बुक का जो लिखी गई महात्मा गांधी के थ्रू 1909 में, जो डिस्कस करती है कंसेप्ट ऑफ इंडियन होम रूल के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हिंद स्वराज, ओके, हिंद स्वराज। याद रखना, हिंद स्वराज जो है ये हमारे पास टाइटल है फर्स्ट बुक का जो लिखी गई थी महात्मा गांधी के थ्रू 1909 में, जो डिस्कस करती है कंसेप्ट ऑफ इंडियन होम रूल को, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, वारिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड एट दिल्ली, शिमला, देहरादून, कुल्लू। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। याद रखना, वारिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड एट देहरादून, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, डेली हमारा ये सेशन रात के 8:30 हुआ करेगा, ओके। तो आप सब ने इसको अटेंड करना है और वीडियो के एंड पे जरूर बताना है कि आपने कितने स्कोर यहाँ पे किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने पूछा गया, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड सिंधी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारे पास सिंधी को ऐड किया गया था, ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑप्शन है 19th अमेंडमेंट, 20th अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट। मैंने आपको पढ़ाया हुआ इस क्वेश्चन को, बताया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 21st अमेंडमेंट। याद रखना, 21st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे सिंधी को एज एन ऑफिशियल, याद रखना, लैंग्वेज यहाँ पे ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और कहाँ पे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज डंपिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि डंपिंग क्या होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पूछा गया है। ऑप्शन ए है सेलिंग प्रोडक्ट्स एट ए हायर प्राइस इन फॉरेन मार्केट्स, ऑप्शन बी है एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स एट ए प्राइस लोअर देन देयर नॉर्मल वैल्यू, ऑप्शन सी है इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ऑप्शन डी है टैक्सिंग फॉरेन गुड्स हैवीली। तो आपको बताना है डंपिंग क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जल्दी से बता दे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स एट ए प्राइस लोअर देन देयर नॉर्मल वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डंपिंग के बारे में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है व्हाट इज एन अदर नेम फॉर द उन्नति 2024 स्कीम, न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपसे पूछा गया है कि जो ये हमारे पास उन्नति 2024 स्कीम है ये क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपने आंसर दे दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। याद रखना न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम इसका दूसरा नाम है। उन्नति 2024 की बात करते हैं, इज डिजाइन टू स्ट्रेंथन द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को, इसको क्या करना है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना है इन द नॉर्थ ईस्ट में एंड अट्रैक्ट करना है न्यू इन्वेस्टमेंट को। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। ओके, उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है, उत्तर पूर्वा, नोट कर सकते हैं आप, उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वा, ओके, ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है ये। ओके, तो याद रख लेना न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के नाम से भी ये जानी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, और इसका काम क्या है, गोल इसका है टू बूस्ट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया हु इज द 15th सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, कि हमारे पास 15th सेक्रेटरी जनरल हमारे पास सार्क का कौन है, गुलाम सरवर, कोफी एनन, बैन की मून, एंटोनियो गुटेरेस। आपको बताना है 15th नंबर के सेक्रेटरी जनरल सार्क के कौन है, जल्दी से बता दे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों गुलाम सरवर। याद रखना ये हमारे पास अभी करंटली क्या है, सेक्रेटरी जनरल है सार्क के। तो याद रखना है सार्क की फुल एब्रीविएशन पूछ सकता है एग्जामिनर, साउथ एशियन, याद रखना साउथ एशियन। ओके, उसके बाद आप लिख सकते हैं एसोसिएशन, क्या कहा मैंने, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल एब्रीविएशन है। और 8 दिसंबर याद रखना 1985 में ढाका में इस्टेब्लिश की गई थी। क्लियर, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे गुलाम सरवर इसके क्या है, प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे, व्हाट इज द थीम फॉर द 2024 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियान का हमारे पास थीम क्या रहने वाला है 2024 में, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल टाइज, एशियान इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, फोस्टरिंग कल्चरल एक्सचेंज। आपको बताना है थीम क्या है 2024 में यहाँ पे एशियान का, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जल्दी से आंसर बता दे, इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशियान इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। ओके, याद रखना है इंपॉर्टेंट होगा, आपने सही आंसर दिया होगा। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि एशियान की फुल एब्रीविएशन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, क्या है, एसोसिएशन ऑफ, नोट कर सकते हैं एसोसिएशन ऑफ, ओके, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 8 अगस्त याद रखना, 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में ये हमारे पास फाउंड की गई थी। कहाँ पे, बैंकॉक में, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, के करंट सेक्रेटरी जनरल हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के कौन है, कॉफी आनन है, बैन की मून है, एंटोनियो गुटेरेस है, नन ऑफ दीज। क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन पूछा गया है करंट सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, एंटोनियो गुटेरेस क्या है, ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पे आपने ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन है ये कब बनी थी, 24 अक्टूबर, ओके, 1945 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में ये बनी थी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। ओके, तो याद रख लेना, यहाँ पे ये भी याद रख लेना कि एंटोनियो गुटेरेस क्या है, करंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। चलिए आगे बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो जब हम बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की, तो ये हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस काज्ड होती है। तो इंपॉर्टेंट है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ओके, विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2024। 2024 में हमारे पास नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है, जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जॉन हॉपफील्ड। ओके, जॉन हॉपफील्ड को हमारे पास यहाँ पे अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज का 2024 में। किस फील्ड में? फिजिक्स की फील्ड में। ओके, तो याद रख लेना, इनके साथ एक और आदमी है जॉफ्री हिंटन। याद रखना, जॉफ्री हिंटन को भी मिला है। याद रखना, इन दोनों को फिजिक्स में मिला है, जॉफ्री हिंटन। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, दोनों के नाम याद रख लेना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जॉन हॉपफील्ड। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन डैश, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान। आपको बताना है पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे सिचुएटेड है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, साउथ अंडमान में हमारे पास पोर्ट ब्लेयर सिचुएटेड है। याद रखना है, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अंडमान आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। याद रखना, कहाँ पे? साउथ अंडमान में। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैरन आइलैंड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, व्हाट इज डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बाय मेनी पीपल, रूल बाय वन पर्सन विद ऑल द पावर, ए सिस्टम विद रेगुलर इलेक्शंस, ए गवर्नमेंट दैट लिसन्स टू सिटीजंस। क्या होगा? व्हाट इज डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट क्या होती है? जल्दी से बता दे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूल बाय वन पर्सन विद ऑल द पावर्स। याद रखना, व्हाट इज ए डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट? रूल बाय वन पर्सन विद ऑल पावर्स। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्ले ए रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं एक रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्ट बाय द गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कौन से फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री में। बताएं जरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अगर हम बात करते हैं कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये भी सही है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी सही है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्ट बाय द गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो याद रख लेना, ये चारों के चारों फैक्टर्स जो हैं, तीनों के तीनों फैक्टर्स, ये एक रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश एज इट इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। के जो रिवर ब्रह्मपुत्र है, ये किस नाम से जाना जाता है जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है? दिबांग, दिहांग, सबनसिरी, धनसिरी। तो क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बता दे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिहांग। ओके, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज दिहांग एज इट इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, हुगली, सोन। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। याद रखना, गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ओके, क्लियर, याद रखना है। देखिए, आपके OMR बेस्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो स्टार्ट होंगे 5 से। ठीक है, 5 नवंबर से जो OMR बेस्ड होंगे, और उसकी टोटल फी 99 रुपीज़ है। ओके, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, तो 8492886188 पर मैसेज कर देना, और जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया उसी पे मैसेज कर देना और रजिस्ट्रेशन करवा देना। आपको मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल मिलते रहेंगे। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए कंप्लीट, स्टडी मटेरियल कंप्लीट चाहिए, PDFs, नोट्स प्लस 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन, तो उसकी फ़ी 499 रुपीज़ रहने वाली है। उसी में आपके मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, और आने वाले एग्जाम में NT पटवारी की तैयारी भी आपकी हो जाएगी उसी में। तो ये आपके लिए एक ऑफर है। कोई भी एस्पायरेंट, इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है 8492886188, उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है और बोलना है कि पेड ग्रुप में ऐड कर दो और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दो। आपको मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएंगे।
ओके, बाकी ये है कि आपको कंस्टेबल के रिलेटेड जीएस, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। बस आपने इसी नंबर पे मैसेज करना है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईयर वाज पुलिट्जर प्राइज इस्टेब्लिश्ड 1917, 1918, 1922, 1928। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1917 में पुलिट्जर अवार्ड जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। और ये दिया किस फील्ड में जाता है? जर्नलिज्म में। इंपॉर्टेंट होगा, जर्नलिज्म नोट कर लो। और याद रखना है म्यूजिक में भी दिया जाता है, ठीक है, ड्रामा में भी दिया जाता है और स्टोरी पोइट्री में भी दिया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? टेबल टेनिस, ला टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थॉमस कप किसके रिलेटेड है यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बैडमिंटन। ओके, थॉमस कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच लेक इन इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय ए मीटियोराइट इंपैक्ट? उलसूर लेक, वुलर लेक, उमाइम लेक, लूनर लेक। आपको बताना है कौन सी लेक जो है इंडिया में मीटियोराइट इंपैक्ट से बनी है। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लूनर लेक। ओके, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और याद रखना ये बनी है मीटियोराइट इंपैक्ट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? कौन सी ऐसी स्टेट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो रिसीव करती है रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। देखिए आज के इस वीडियो सेशन में सभी क्वेश्चन ईजी हैं, इजी लेवल है ये, ठीक है। आस्ता आस्ता हम लेवल बढ़ाएंगे यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से आपको पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स को आपने पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। याद रखना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पंजाब इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और आपने 25 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कैसा लगा ये सेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह हम डेली आपके लिए सेशन लाएंगे। ओके, बाकी पीडीएफ्स मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है, कैसे आपको हमारे पीडीएफ्स लेने हैं। ओवरऑल जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उसी पे आपने मैसेज करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से ज्वाइन कर लेना क्विज, क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।